नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तीसरा चरण भिंड और मुरैना लोकसभा सीट के लिए भी मतदान होगा और उससे पहले आपको इन दोनों सीटों के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है समझ लेना। मुरैना में ठाकुर बनाम ठाकुर की लड़ाई है, उधर भिंड में बीजेपी के विजय रथ को कांग्रेस के सामने रोकने की चुनौती है। लेकिन बीते दो चरण में घटता हुआ मतदान प्रतिशत और इसके कई मायने। ऐसे में बीते चुनाव के हिसाब से भिंड और मुरैना का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता है, आज उस पर चर्चा भी करेंगे। तो बंदूक और बल की धरती की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है मुरैना में। एक दौर वो भी था जब इलाके में बागियों की बंदूक की धाएं धाएं हुआ करती थी। अब हालात बदलने का दावा किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक देश के कृषि मंत्री रहे। इस बार जो टक्कर होगी वो दो ठाकुरों के बीच है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आज जो दोनों सीट है वहां यह भी ध्यान रखें कि जो हाथी है वो कभी भी कैसा भी चल लेता है। अब किसकी किस्मत चमकेगी, किसे मिलेगी शिकस्त, यह जनादेश बताएगा। लेकिन बीते चुनाव का वोटिंग टर्नआउट क्या कुछ कहता है, उस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बीते चुनाव की क्या स्थितियां थीं, इतिहास क्या है, प्रतिशत क्या रहा, जीत और मार्जिन और वोट शेयर का समीकरण पहले वो समझ लिया जाए। मुरैना लोकसभा 2009 53% से थोड़ा ऊपर, 2014 50% से ऊपर और 2019 61% से ऊपर। लेकिन इस बार के वोटिंग परसेंटेज आप लगातार देख रहे हैं। जीत का गणित समझ लीजिए। 2009 1 लाख का मार्जिन, 2014 1,32,000 का मार्जिन, 2019 1,13,000 का मार्जिन। यह जीत का मार्जिन है। अब वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर देखिए। 2009 में 53% से ज्यादा वोटिंग, बीजेपी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। 2014 50% से ज्यादा वोटिंग, बीजेपी का मार्जिन 1 लाख से ऊपर। 2019 61% वोटिंग, 61 से ज्यादा परसेंट से ज्यादा वोटिंग और जीत का मार्जिन यहां थोड़ा सा पेंच आया। जीत का मार्जिन यहां थोड़ा सा डाउन हुआ। अब वोट शेयर 2014 में बीजेपी के पास 43% से ज्यादा, कांग्रेस के पास 28% से ज्यादा। 2019 बीजेपी के पास 47% से ज्यादा, कांग्रेस के पास 37% से ज्यादा। 15% का अंतर। लेकिन 2019 में 9%, 9 से ज्यादा 10% करीब से मान लीजिए 10% का अंतर। अब स्थितियां क्या हैं? शिवमंगल सिंह तोमर हैं, सत्यपाल सिंह सिकरवार हैं कांग्रेस की तरफ से। सिकरवार परिवार का उस पूरे इलाके में, ये सतीश सिकरवार के भाई भी लगते हैं, सिकरवार परिवार का एक तरह से राजनीतिक जलवा आप उसे कह सकते हैं, इस पूरे इलाके में हमेशा रहा है। दो बेहद खास मेहमान, उनसे चर्चा भी करेंगे और सीटों के समीकरण को भी समझेंगे। वोटिंग परसेंटेज को लेकर वो क्या सोचते हैं। बहुत खास मेहमान आपको नजर आ रहे होंगे। सरमन नंगेले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सरमन सर, पहले शुरुआत आपसे कर ली जाए। हम लगातार अभी मुरैना और भिंड को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। मुरैना की स्थितियां हमने अभी अपने दर्शकों को बताई हैं। आपका क्विक कमेंट मुरैना को लेकर। देखिए, मुरैना में ललित जी, इस बार चुनाव जो है ना थोड़ा सा बीजेपी के लिए टफ है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ते तो थोड़ा सा उनके लिए आसान रहता है। अब चूंकि उम्मीदवार बदला है तो मुरैना में थोड़ा टफ है। और जो सिकरवार परिवार का जो आपने कहा है, जो ग्वालियर से उनके परिवार के सदस्य महापौर हैं और विधायक हैं सतीश सिकरवार, उनका वहाँ पर एक अपना वर्चस्व है। और वो चूंकि मुरैना और भिंड जो है ना वो एक जातिगत मतदाताओं में बटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है। वहाँ ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का ज़्यादा वहाँ पर चलता है, बाकी भी कम्युनिटी का चलता है। तो अब जो इसको अपने पक्ष में कर लेता उसकी सीट वहाँ पर सुनिश्चित होती है, जीत सुनिश्चित होती है। अब यहाँ पर बहुत थोड़ा सा माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुनाव प्रचार करने में विलम्ब हो गया। विलम्ब इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक शिकायत भेज दी थी कि क्या लोकसभा या मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष
स्पीकर क्या चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मेरी निजी जानकारी ये है कि स्पीकर पर कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जब वो वोट करते हैं हाउस के अंदर तो चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन ईसीआई ने उसको स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस की शिकायत को खारिज कर दिया कि स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी है। हाँ। और वहां पर जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने लीड ले ली, हालांकि बीएसपी के भी उम्मीदवार हैं वहां पर गर्ग जी, तो अब वो कितना उनका समीकरण बिगाड़ पाते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं फौरी तौर पर कि बीजेपी को वो सीट निकालना थोड़ा सा अभी मुश्किल में आ गया। ठीक ठीक ठीक। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश, दो महत्वपूर्ण बातें। अचानक से रामनिवास रावत का जो मूवमेंट है उससे बहुत ज्यादा परिस्थितियां बदली, बात एक। दूसरा, एक कांस्टेंट परसेंट हाथी के पास है, वो है तकरीबन 10 से 11%। और ये हर बार, आजकल तो जैसे ही बसपा बोले या बहन जी बोले बीजेपी वाली फीलिंग आ जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। डॉक्टर शर्मा, बीएसपी का परसेंटेज और रावत वाला पूरा समीकरण जी प्लीज। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग, ना केवल मुरैना में अपनी प्रेजेंस जब से भारतीय जनता पार्टी बीएसपी का उदय हुआ है तभी से मानी जा रही है। और पर्टिकुलरली मुरैना कॉन्स्टिट्यूंसी पर उसने हर लोकसभा इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि बीएसपी से आए व्यक्ति या बीजेपी से आए व्यक्ति या कांग्रेस से आए व्यक्ति ही जो नाराज होता है उसी को ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे जी। लेकिन इस बार आपने देखा कि वहां ब्राह्मण कैंडिडेट बसपा की तरफ से नहीं है या क्षत्रिय कैंडिडेट नहीं है। देखिए, दो क्षत्रियों के बीच में लड़ाई है। जो बीएसपी का वोट है वो कहीं ना कहीं बेस वोट जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो माने जाते हैं। हाँ। और वहां अंबा, दिमनी, ये दो ऐसे इलाके हैं, इवन कुछ मुरैना में भी, कि इनकी बहुतायत है और वहां अच्छा वोट बैंक है। लेकिन ये पूरा बसपा की तरफ चला जाएगा ये अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि बसपा का वोट बैंक या वोट शेयर घटता चला जा रहा है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि गर्ग को उसका बड़ा फायदा होगा। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो वेस्ट कम्युनिटी के वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं ये जो गर्ग हैं वो डेंट लगाने में कामयाब होते दिख सकते हैं। लेकिन उन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मीणा या फिर कहे रावत, इस कम्युनिटी का भी बड़ा प्रभाव है। रामनिवास रावत के कारण इस कम्युनिटी को कितना बीएसपी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलेगा ये आने वाले वक्त कहेगा, क्योंकि लीडर के साथ आप देखते हैं वोटर्स नहीं जाता, सपोर्टर तो जा सकते हैं पर वोटर शिफ्ट होता ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंडर करेंट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नरेंद्र मोदी की वेव चल रही है। भले ही कांग्रेस के कैंडिडेट, क्योंकि उनके पिताजी वहां से एमएलए रहे, 2 बार के एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक बार जनता दल से, वो नीतू सिकरवार स्वयं एमएलए रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनके भाई भी एमएलए हैं दूसरी बार के, भाभी भी मेयर है। लेकिन वहां पर जो समीकरण आज बन रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ठाकुर कम्युनिटी का वोट है वो कहीं ना कहीं स्प्लिट हो रहा है। और उस स्प्लिट होने के सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस का ठाकुर वोट का स्प्लिट होना, दूसरा नरेंद्र मोदी की अंडर करंट वेव, ठीक, इसके बीच लड़ाई है। हालांकि वहां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उतने मजबूत नहीं है जितना कि कांग्रेस का है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बात सही है। बसपा का दरअसल मैंने जिक्र इस वजह से भी किया था, बसपा की बात आती है तो बचपन की वो बात याद आती है, कोई शैतान बच्चे नहीं होते हैं कि हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। खैर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। भिंड की हम बात करेंगे। भिंड में राहुल गांधी ने जनसभा की, कांग्रेस के लिए वोट अपील की और कांग्रेस को मुरैना में बड़ा झटका लगा, जिसका जिक्र अभी हमारे जो डॉक्टर शर्मा है वो भी कर रहे थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता रामनिवास रावत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का कहना है कि दबाव में ये सब किया जा रहा है, जनता ये सब देख रही है। इन सबसे पहले घटनाक्रम याद कर लीजिए। बीच में इस तरह की हवा उड़ी कि रामनिवास रावत जा रहे हैं, फिर अचानक से पता चला कि नहीं, कांग्रेस हाईकमान ने फोन कर दिया, उनका फैसला बदल गया। वो बाकायदा राजगढ़ में जाकर कैंपेनिंग करके आए और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह रात को डोरे डाल रहे हैं, वो 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे, वोट गिर गए। तो आज लोगों का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। इसलिए एन केन प्रकरण किसी को डर से, दबाव से, लालच से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं।
तो दरअसल ये जो फैक्टर है रामनिवास जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इसे और बेहतर तरीके से भी हम समझेंगे अपने मेहमानों से, चूंकि ये बड़ा फैक्टर है और भिंड की जो स्थितियां हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये जो एक बड़ा उलटफेर हुआ है, रामनिवास रावत छोटी बात नहीं है, उसको लेकर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। सरमन नंगेले लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले जरा भिंड की परिस्थितियां आप देख लीजिए। भिंड का जो वोट परसेंटेज है वो किस तरीके से रहा है। भिंड लोकसभा 2009 38% से ज्यादा, 2014 46% से ज्यादा, 2019 54% से ज्यादा। इसमें कहीं आपको फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है? और अब गर्मी भी है और सियासी गर्मी भी है। जीत का मार्जिन भिंड लोकसभा 2009 में 18,000 से ऊपर, 2014 में 1,59,000 तकरीबन और 2019 में 1,99,000। बोलने वाली भाषा में आप उसे 2 लाख तक लेकर जा सकते हैं। 2019 के समीकरण है। अब वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन 2009 38% से ज्यादा, जीत का मार्जिन 18,000 से ऊपर। 2014 46%, जीत का मार्जिन 1.5 लाख से ऊपर। 2019 54%, जीत का मार्जिन तकरीबन 2 लाख। ये देख लीजिए आप वोट परसेंटेज, और एक स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया है। अब स्थितियां समझ लीजिए। 2014 में बीजेपी को 55% से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को 33% से ज्यादा वोट मिले, अंतर 21% का रहा, मोटा मोटी 22%। 2019 में बीजेपी के पास 54% से ज्यादा, तकरीबन 55%, कांग्रेस के पास 34% से ज्यादा, अंतर रहा 20%। फर्क देख लीजिए, 21% 20%। परसेंटेज और वोट में तब्दील हो पाना, इसमें ही बड़ा पेच है। संध्या राय रिपीट हुई है कामयाबी को देखते हुए। फूल सिंह बरैया कांग्रेस की तरफ से। फूल सिंह बरैया के साथ एक खास बात और भी है। जो जनाधार, जिस बसपा के जनाधार की बात की जाती है, उसे फूल सिंह बरैया ने बढ़ाया, बड़ा किया, बहन जी से विवाद हो गया, छोड़कर चले आए। फूल सिंह बरैया को ऐसे भी ध्यान करिए कि जब भी आप विवादित बयानों की बात करेंगे, चेहरा काला कर लूंगा, इस तरह की बात करेंगे, आपको फूल सिंह बरैया का चेहरा याद आ जाएगा। लेकिन जनाधार वाले नेता हैं और विधायक भी हैं। वापस चर्चा में चलेंगे। हमारे साथ लगातार सरमन नंगेले बने हुए हैं, डॉक्टर शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। इस बार शुरुआत करेंगे डॉक्टर शर्मा आपसे। भिंड को कैसे आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, और इसके बाद मेरा एक सवाल मैं कोशिश करूंगा और आपसे ले सकूं। सर प्लीज। भिंड दतिया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ये 1989 से लगातार, यानी कहें कि 30 से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी हुई है। कांग्रेस ने कई प्रयोग किए। राजीव गांधी के एक मित्र उदयन शर्मा जो जर्नलिस्ट थे, उनको भी यहां पार्टी ने उतारा कांग्रेस में, लेकिन फिर भी फायदा नहीं। कई लोग बाहर से आए, विश्वनाथ शर्मा जैसे उत्तर प्रदेश से, झांसी से आकर भी वहां सांसद बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर हाल में जीती। ये वो सीट है जहां कभी 1971 में विजय राजे सिंधिया भी इस सीट पर चुनाव जीती थी, लेकिन उनकी बेटी को 1984 में हार का सामना करना पड़ा था। एक रॉयल फैमिली, कृष्ण सिंह जूदेव दतिया जो कि एक्स रॉयल है, उनके सामने। तो कहा यह जा सकता है कि भिंड का जो मर्ज है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। लेकिन इस बार चूंकि देखिए, जो संध्या राय बीजेपी की कैंडिडेट है वो मुरैना को बिलोंग करती है। ये जो बरैया है भले रहते ग्वालियर में, लेकिन बेसिकली ये मेहगांव क्षेत्र जो कि भिंड कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है, वहां के रहने वाले हैं। तो एक चीज और भी आ रही है कि लोकल और बाहरी। दूसरा, ये तीनों ही बसपा के कैंडिडेट कहें, जो भारतीय जनता कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं नाराज प्रत्याशी हैं, जो स्पोक्स पर्सन रहे हैं आशीष। तो ये तीनों लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, वो एससी के। तो एससी कम्युनिटी का वोट स्प्लिट होना तय है। लेकिन अब जो अनरिजर्व यानी सवर्ण वोट है या ओबीसी वोट है, वो किस तरफ जाएगा? ये माना जा रहा है कि बरैया को ओबीसी वोट का बड़ा सपोर्ट, लेकिन बरैया और आशीष दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनसे कहीं ना कहीं सवर्ण नाराज उनके बयानों के कारण रहा है। अगर सवर्ण वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, नरेंद्र मोदी की लहर चली गई, या सवर्ण का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा, तो कांग्रेस के लिए कठिन होगा। लेकिन आज राहुल गांधी की रैली के बाद से
क्या स्थितियां वहां बदलेंगी, इस पर भी कहीं ना कहीं वहां के समीकरण डिपेंड करेंगे। ठीक ठीक ठीक। सरमन नंगेले हमारे साथ बने हुए हैं भिंड को लेकर आपके प्रेडिक्शंस। एक बात और, आजकल इमरती देवी बहुत चर्चा में है, चुनाव में बहुत चर्चा में आ जाती हैं। जी सरमन सर। देखिए माननीय ललित जी, इमरती देवी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और वो हमेशा से विवादित बयान देने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि फूल सिंह बरैया भी जाने जाते हैं, लेकिन जो भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र है वहाँ चूंकि दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं, तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा वहाँ पर एक संकट का समय चल रहा है, क्योंकि जब वो मंत्री या विधायक रहते तो थोड़ा सा उस एरिया में उनका अपना दबदबा रहता है और उनके कारण मतदाता प्रभावित होता है। अब जहाँ तक संध्या राय और फूल सिंह बरैया की बात है, तो देखिए संध्या राय ने कोई बहुत ज़्यादा वहाँ काम नहीं किया है, लेकिन फूल सिंह बरैया लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसी एरिया के रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनकी थोड़ा सा उनके लिए संकट या उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है, वो ये है कि वो उन्होंने कई मर्तबा जो वहाँ का जो एक सामान्य वर्ग जो मतदाता है, हाँ, उनको अपने जो बयान है उसके कारण उनको उन्होंने नाराज किया है। लेकिन मतदाता जो है ना, पार्टी देखता है, व्यक्ति नहीं देखता है, जो कमिटेड वोटर रहता है। हाँ। तो जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर है या जो बीएसपी का कमिटेड वोटर है, वो कांग्रेस को वोट करेगा, क्योंकि जो फसल या जो वहाँ पर जो मतदाता तैयार की है, जो लीडर तैयार किए, वो फूल सिंह बरैया ने बीएसपी में तैयार किए। कांग्रेस में तो वो बहुत समय पहले नहीं आए, अभी आए हैं। तो जो यदि दोनों जो उनका अपने जनाधार है, जो उनका अपना तैयार किया है, वो मतदान उनको उनके पक्ष में होता है, तो वो चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आशीष जरारिया ने की है, लेकिन उनका कोई बीएसपी का बैकग्राउंड नहीं है। हाँ। और अब बीएसपी कितना वोट वहाँ पर काट पाती है कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा सा वहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो वहाँ पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी या बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं और फूल सिंह जी के बरैया जी के पक्ष में बाकी लोग भी लगे हैं। हाँ। और जैसा कि एक बात और भी आई है, इमरती देवी का जो वीडियो भी आपने देखा होगा जो वायरल हुआ, वो भी कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया के पक्ष के लिए बताया जाता है। तो अब ये संध्या राय के लिए कितनी मुश्किल है ये कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए, कांग्रेस को खोने के लिए उस एरिया में कुछ नहीं है, कांग्रेस को सिर्फ पाना ही पाना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता राजनारायण ने इंदिरा गांधी जी को चुनाव हरा दिया था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन यदि विचारधारा की बात की जाए, अपने वायदों की बात की जाए और उम्मीदवार यदि अच्छे से काम करे तो चुनाव निकाल सकता है। जी जी। वैसे भी ये बात आपने सही कही कि बीजेपी के कांग्रेसीकरण के दौर में वैसे भी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ बचेगा नहीं। क्या कुछ ये ऑडियो थे जिनका जिक्र अभी कर रहे थे या जिसके जिक्र से हमने भिंड की शुरुआत की, वो ऑडियो भी दर्शकों को सुनने चाहिए। हेलो, हम जी कह रहे थे कहीं व्यस्त तो नहीं हो, थोड़ा 2 मिनट बात करने? नहीं, हम अशोक नगर, आप बैठे बताओ। वैसे सब लोग लगे तो हैं, आपको आश्वासन हमने सबको दो है कि सब हमने कहीं बरैया जी को करो, तो सब लोग तैयार तो हैं और कर भी रहे हैं। बहुत से लोग भाजपा के का नाम कांग्रेस में आए को अभी तो जो कह रहे सदस्यता दिलवा दे, आप हमने की सदस्यता अभी नहीं, चाची आदेश करेंगी तब सदस्यता, तुमको हमने कहीं अंदर से प्रचार करो कांग्रेस। सही बात है, सही बात है। हाँ, और प्रवीण पाठक वाले में कहा है कि सब लोगों की इच्छा जो है, जैसा अपन कर रहे हैं, सब लोग लगे हैं, तो उनसे एक बार मुलाकात नहीं तो मैं एक बार मुलाकात करा देंगे। हाँ, एक बार मुलाकात हो जाए सब लोगों की, एक बार आश्वासन दे तो आप। ठीक है, हमने। तो इस तरह के ऑडियो जो हैं वो लगातार चर्चा में भी चल रहे हैं और वक्त की इतनी ही इजाजत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप डिकोड करते हुए इन दोनों मेहमानों को देख सकते हैं, सियासत को। डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। कि इसको गवल्ले ले जाना पड़ेगा या भोपाल ले जाना पड़ेगा या इसको जयपुर भेजना पड़ेगा, दिल्ली बम्बई भेजना पड़ेगा तो जान बचेगी। हमारी सरकार ने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना, डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर लेंगे। तो जैसे हेलीकॉप्टर में मैं बैठ के आया, ऐसा हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस आएगी, उसको बिना पैसे के उठा के ले जाएगी और इसका इलाज कराने का काम हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया। अरे हेलीकॉप्टर जरूरी है कि जान बचाना जरूरी? जान बचाना जरूरी, जनता की सेवा करना
ये हमारी सरकार का निर्णय है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे निर्णय करे। मेरे पास ये लगातार सूचना आ रही कि अब आपका भाषण खत्म करो, नहीं तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। तो मैं आज संक्षेप में आपसे बात कहना चाहता हूं, हम और आप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।